गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन। ठीक है, यानी डीएनए अपनी प्रतिकृति कैसे बनाता है। ये मैंने आपको कल बताया था कि डीएनए अपनी प्रतिकृति एस फेज में बनाता है, इंटरफेज की एस फेज में, और एक अर्धसंरक्षी प्रक्रिया है। ठीक है, यानी इसमें आधा डीएनए ओल्ड होता है और जो नया बनता है वो डीएनए न्यू होता है। तो देखिए, इसमें जैसे हम आपको पढ़ाते आए हैं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स खुलते हैं और अपना अपना स्ट्रैंड्स बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इस पर हम अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा ये बताना चाहती हूँ कि डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है ये यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक दोनों में होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स आप जानते हो कि डीएनए दोनों में पाया जाता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन का जो बेसिक है वो दोनों में समान होता है, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। ठीक है, अंतर क्यों पाया जाता है? क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसका डीएनए वृत्ताकार होता है, सर्कुलर होता है, और उसका आकार भी छोटा होता है और उसकी मात्रा भी कम होती है। तो आपको ये बात पहले समझनी है कि जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, मेनली जो हमारे जीवाणु हैं, उनका जो डीएनए है वो सर्कुलर है और वो उसका अमाउंट भी कम है, मात्रा भी कम है और वो छोटा है। ठीक है, यूकैरियोटिक्स यानी हमारी सेल में जो डीएनए है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है और उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है और बहुत से टुकड़ों में वो पाया जाता है। जैसे आप जानते हो कि हमारे में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वो पीसेज में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेरिएशन, बहुत बड़ा वेरिएशन है। तो फिर इनके रेप्लिकेशन में भी बेसिक तो सेम है, लेकिन कुछ अंतर ज़रूर होगा। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं इस पॉइंट पर, जो हमने कहा था कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स खुलते हैं और अपना अपना स्ट्रैंड बना लेते हैं। ठीक है, तो बेटा जैसे इस फिगर में आप देख रहे हो कि ये डबल स्ट्रैंड है, ये खुला। ठीक है, दोनों खुले, खुलने के बाद फिर इनमें उनकी प्रतिकृति बनी। ठीक है, लेकिन जैसा ऊपर दिखा है चित्र में कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पहले अलग हुई, फिर उनमें नया स्ट्रैंड बना, ऐसा नहीं ये खुलता है। क्योंकि अगर ये इस तरीके से खुलेगा तो आप सोचिए कि हमारा डीएनए तो बहुत बड़ा है, हम उसको किलोमीटर्स में नापें तो कई किलोमीटर लंबा हमारा डीएनए है। अगर इतना पूरा डीएनए खुलेगा और फिर इसका स्ट्रैंड बनेगा तो इससे क्या होगा? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जब खुल जाएंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था दोनों स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर ये तरीका बिल्कुल यहाँ नहीं फॉर्मूला लगता है कि दोनों स्ट्रैंड खुलेंगे और फिर नया डीएनए उनमें बनेगा। ठीक है, पीछे हमने आपको समझाने के लिए, एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए ये डायग्राम्स बनाए थे, लेकिन ये जो है हम इनको बिल्कुल करेक्ट नहीं कहेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि डीएनए का स्ट्रैंड जैसे जैसे खुलता है, नया स्ट्रैंड वैसे वैसे बनता जाता है। देखिए जैसे ये डीएनए है, ये इसका कॉइलिंग हुआ था, ये वाला पोर्शन खुला। ठीक है, इसमें डीएनए बना, फिर ये वाला पोर्शन जब बन चुका है, इसमें कॉइलिंग हो गई। कॉइलिंग होने के बाद इसमें इसको जो हम अलग अलग इसमें दो डीएनए दिखा देंगे। ठीक है, इसके दो स्ट्रैंड बन जाते हैं, ये अलग हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। और ये फिर ये आगे को ये खुलता जाता है, पीछे के दो स्ट्रैंड अलग हो गए और ये आगे को ये खुलता जाएगा। फिर इसी प्रकार ये यहाँ पे दो स्ट्रैंड बन गए, दो डीएनए बन गए, ये सेपरेट हो जाएंगे और फिर ये आगे की ओर खुलेगा और आगे की ओर बनेगा। तो इस प्रकार डीएनए का स्ट्रैंड खुलता है और नया स्ट्रैंड उसमें बनता चला जाता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स के डीएनए की। तो ये देखिए, ये बिल्कुल सर्कुलर डीएनए है। ठीक है, वृत्ताकार है। तो इसमें जो रेप्लिकेशन होता है वो एक बिंदु से शुरू होता है। सपोज यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है, इसको मैंने जैसे लिखा है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, शॉर्टकट में हम ओरी पोर्शन इसको कह देते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर से ये अनवाइंड होता है, यहाँ पर ये खुलता है। ठीक है, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना होता है, वहाँ पर से ये खुलता है और खुलने के बाद दोनों डायरेक्शन में ये स्टार्ट होता है। इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी रेप्लिकेशन होगा। एक डायरेक्शन नहीं, बोथ डायरेक्शन में ये स्टार्ट होगा। ठीक है, ये बात की हमने प्रोकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स का डीएनए बहुत लंबा होता है। इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होगा देखिए। ठीक है, सपोज ह्यूमन का डीएनए बहुत लंबा होता है, आप जानते हो। ठीक है,
ये डीएनए है। तो इसमें क्या हम यही ऐसा ही करेंगे जैसे हमने सर्कुलर डीएनए में करा था कि एक पॉइंट से खुला और इधर को भी बनना स्टार्ट हुआ और इधर को भी बनना स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमें 2 स्ट्रैंड के 4 स्ट्रैंड बनाने हैं, आप जानते हो। ठीक है, तो क्या इसमें भी ऐसे ही होगा कि यहाँ से भी बनाना शुरू करें और यहाँ से भी बनाना शुरू करें? नहीं, इसमें भी बहुत देर लग जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारे को एक वॉल हमारे को एक सड़क बनानी है, बहुत लंबी सड़क है। आपने देखा होगा जब रोड पे काम होता है तो रोड पे काम ऐसे तो होता नहीं है कि ये एंड सिरा है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ से शुरू करें और यहाँ से शुरू करें, ऐसा तो नहीं होता है ना। क्या करते हैं, सिर्फ पैचेज में स्टार्ट करते हैं, थोड़ा रोड इस बीच में बनती है, यहाँ से स्टार्ट होता है तो थोड़ा इधर को बनेगा, थोड़ा इधर, फिर टुकड़ों में हम इसको बनाते हैं और ये टुकड़े फिर आपस में जुड़ते जाते हैं। तो इसी प्रकार यही टेक्निक जो है यूकैरियोट्स के डीएनए के रेप्लिकेशन में भी यूज़ होती है। ये एक लॉन्ग डीएनए है, देख रहे हैं आप, इसमें बहुत सारे ओरिजिन बन गए हैं, देखिए कितने सारे पॉइंट्स बन गए हैं। और इन पॉइंट से ये जो यहाँ पर ओरिजिन होगा इसके बोथ साइड, दोनों तरफ को जो है डीएनए बनना स्टार्ट होता है। मैंने लिखा है मल्टी पॉइंट ओरिजिन। ठीक है, मल्टी पॉइंट ओरिजिन मतलब उत्पत्ति हो रही, कहाँ से ये खुलेगा, वर्किंग इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में काम करेगा। यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है कि डीएनए का रेप्लिकेशन बहुत से बिंदु पर होता है, अर्थात ओरी बिंदु बहुत सारे होते हैं। 2 ओरी पॉइंट के बीच की दूरी 20,000 बेस पेयर, ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। बीपी का मतलब 20 पेयर से 3 लाख 20 पेयर होते हैं, यानी ये ओरी से और इस ओरी के बीच की दूरी 20,000 से 3 लाख बेस पेयर तक होती है। अब नेक्स्ट हम इसको देखते हैं, ये मैंने एक इसमें बनाया हुआ है डायग्राम, ये डीएनए है, ये मैंने बताया है कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, 3 पॉइंट हमने यहाँ पे बताया है। क्या हम यहाँ पे 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये इस प्रकार से यहाँ पे अनवाइंड होता है, खुलता है ये। ठीक है, ये यहाँ पे से खुलेगा। अभी मैं आपको केवल बता रही हूँ कि किस प्रकार से हमको स्टडी करनी है और जो स्टडी हम करें वो किस पोर्शन की स्टडी हम करेंगे। तो ये यहाँ पर से खुला, बबल्स बने, एक बबल्स यहाँ बना। ठीक है, इस बबल्स का ये जो सेंटर बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसको हम ओरी कहते हैं, ओरिजिन। ठीक है, ये उत्पत्ति का केंद्र है, ये भी उत्पत्ति का केंद्र है। ठीक है, यहाँ से मैंने अभी बताया था आपको कि इसमें जो डीएनए स्ट्रैंड बनेंगे वो दोनों डायरेक्शन में बनेंगे, इधर को भी और इधर भी, लेफ्ट भी और राइट भी। सेम वे यहाँ भी लेफ्ट भी और राइट भी। तो नए डीएनए का बनना खुले सिरे से बंद सिरे की ओर होता है। ठीक है, जो नया डीएनए बनेगा वो हमेशा खुले सिरे से बंद सिरे की ओर बनेगा। ये बंद सिरा है, देखिए इधर बंद है, इधर बंद है। आपको जब भी स्टडी करना है तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जब भी डीएनए सिंथेसिस होगी तो हमेशा किस डायरेक्शन में होगी। ये ओपन सिरा है, चौड़ा सिरा है, तो चौड़े से बंद सिरे की ओर ये बनना स्टार्ट होगा। यहाँ पर भी मैंने ये दिखाया है। ठीक है, तो इससे लेफ़्ट साइड में भी हो रहा है और राइट साइड में भी हो रहा है। सेम वे इधर हो रहा है, इस बबल्स पे हो रहा है। तो जब अब सपोज आप इसको देखिए, ये बबल्स इधर को बढ़ेगा और ये बबल्स इधर को खुलेगा, तो फाइनली हमको जो है यहाँ से और यहाँ तक ये पूरा ओपन मिलेगा पूरे बबल्स, ये भी तो खुलेंगे बीच के। और जब ये दोनों पूरा इस तरीके से दिखाई देगा तो इन्होंने अपना डीएनए, अपना पूरक डीएनए ये बना चुके होंगे। देखिए 2 स्ट्रैंड अभी तक क्या थे, 2 डीएनए थे, अब एक डीएनए ये बन गया, एक डीएनए ये बन गया। ठीक है, ये पूरा बबल्स खुलेगा। सेम वे जैसे ये है, ये भी बबल्स बनाएगा, ये भी खुलेगा, ये भी इधर से आएगा। तो इस प्रकार से जो है टुकड़ों में ये काम होता है। ठीक है, अब जो हम स्टडी करते हैं वो स्टडी हम किस पोर्शन की करते हैं, इस पोर्शन की। देख रहे हो, इतना हाफ पोर्शन मैं ढक दूँ आपको ये दिखाई देगा, इतना पोर्शन आपको दिखाई देगा। ये वाई शेप्ड है और इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। ठीक है, रेप्लिकेशन फोर्क किसको कहते हैं, फोर्क के शेप का होता है और इसमें जो डीएनए बनेगा वो खुले सिरे से बंद सिरे की ओर बनेगा। ठीक है, अब इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पर संश्लेषण एक ही दिशा में होता है। ठीक है, जो भी ये डीएनए देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में और एक ही साथ होता है, पर संश्लेषण एक साथ एक ही दिशा में होता है। तो एक साथ होता है, साइमल्टेनियसली होता है। ठीक है, तो होप कि आपको ये समझ आया होगा कि हमको क्या स्टडी करना है। हमको यूकैरियोट के केस में ये चीज़ स्टडी करनी है, फोर्क का बेस अध्ययन करना है। आपको ये भी समझना होगा कि ये इधर को भी संश्लेषित हो रहा है और ये वाला इधर को भी
संश्लेषित हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाया कि प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है, यूकैरियोट्स में कैसे होता है। नेक्स्ट जो बात अब हम थोड़ा सा हम समझते हैं कि जैसे हमें यहाँ पे डीएनए खोलना है। ठीक है, तो इस डीएनए के ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं इनको कैसे खोलेंगे, मतलब ये इतना आसान काम नहीं होता है। आपने जैसे तार देखी होंगी, बिजली की तारें, तो उसमें जो अंदर 2 कॉइल होती हैं उनको आप जब खोलते हैं, ठीक है, तो आप ये सोचिए वो तारों को अलग करना। ठीक है, तारों को अलग करने के बाद क्या प्रॉब्लम आती है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, डीएनए को खोलने के लिए सबसे पहले हमें हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। आपको मैंने बताया था एक वीक फोर्स होता है, तो इसके लिए हमको एंजाइम चाहिए। वी नीड एंजाइम फॉर दैट, एंड और उस एंजाइम्स का नाम है हेलिकेज। क्या है? हेलिकेज है। तो डीएनए को खोलने के बाद इसमें पुनः कॉइल बनने की प्रवृत्ति होती है। समझे आप मेरी बात? देखिए, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी वायर ले आते हैं, उसके अंदर जो तार होती हैं कॉपर की, और तो उसको जब आप अलग करते हो तो आपने देखा हो दोबारा वो घूम के मुड़ जाता है और चिपक जाता है, दोबारा वो जो है उसी पोजीशन में आना चाहते हैं। इसको कॉइलिंग टेंशन कहते हैं। उनकी प्रवृत्ति होती है क्योंकि वो कॉइल अवस्था में रहे हैं तो वो दोबारा उसी अवस्था में आना चाहेंगे। तो हमने हाइड्रोजन बॉन्ड तो तोड़ दिए, लेकिन अब दूसरी बात ये है कि जो बॉन्ड हमने तोड़े हैं, हमने जो सेपरेट किए, सेपरेट हमें कैसे रखें? ये जब तक ये दूर नहीं होंगे, नए नए उसमें स्ट्रैंड कैसे बनेंगे बताइए? उनको पहले तोड़ने के बाद दूसरा वर्क हमारा है उनको अलग रखना है, वो अलग हो जाए। तो डीएनए को खोलने के बाद इसमें पुनः कॉइल बनने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये पुनः आपस में जुड़ सकते हैं। इसे पुनः नहीं जुड़ने देने के लिए भी एंजाइम की आवश्यकता होती है। एक तो हेलिकेज एंजाइम है जिसने इनको ये हाइड्रोजन बॉन्ड को, यहाँ पे इसने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा, अलग कर दिया। अब दूसरी कंडीशन क्या है? ये टूट गए हैं लेकिन ये दोबारा कॉइल ना हो। ठीक है, उसके लिए जो एंजाइम्स है प्रोकैरियोट्स में है डीएनए गाइलेज। देखिए, प्रोकैरियोट्स को भी हम यहाँ पे लेते हुए चलेंगे। सेल 2 टाइप की होती हैं। यूकैरियोट्स में जो है टोपोआइसोमरेज, क्या बोला मैंने? टोपोआइसोमरेज, या इसका दूसरा नाम है निक और रीसीलिंग एंजाइम। निक और रीसीलिंग एंजाइम। निक का मतलब होता है तोड़ना, रीसीलिंग मतलब रीसील करना, दोबारा से चिपकाना। ठीक है, तो देखिए जैसे ये खुल गया, खुलने के बाद क्या होता है, ये जो एंजाइम होता है टोपोआइसोमरेज एक कट लगा देता है इसमें। कट लगाने के बाद ये जो मुड़ा हुआ पोर्शन है ये सीधा हो जाता है। अब जब ये एक बार सीधा हो जाता है तो दोबारा उस पर चिपकने का प्रयास नहीं करेगा। ये अपने जो है अपने टोपोआइसोमर्स को या अपने आइसोमर्स को चेंज कर लेता है। उसके बाद ये दोबारा जुड़ जाता है और फिर ये जो है दोबारा आपस में नहीं चिपकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये आपको आज बताया कि डीएनए कैसे खुलता है और खुलने के बाद ये दोबारा अनबाइंड क्यों नहीं, दोबारा इसमें बाइंडिंग क्यों नहीं होती है, अनबाइंडिंग क्यों रहता है। ठीक है, आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी, इससे आगे मैं आपको कल बताऊंगी। थैंक यू।